नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। आज है संडे और हर संडे मैं लेकर आता हूं आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स, यानी कि हफ्ते भर में आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब। सभी तो नहीं कह सकते, कुछ देने लायक होते हैं, कुछ देने लायक नहीं होते हैं, कुछ का जो जवाब होता है वहीं पर मैं कमेंट्स में दिया करता हूं। कुछ कमेंट्स छूट भी जाती है गलती से, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं बहुत सारी कमेंट्स आती है आप लोगों की। सभी कमेंट्स को पढ़ना और उनका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कहीं मैं भी बिजी रहता हूं किसी कामों में। खैर, आज का संडे कमेंट बॉक्स शुरू करते हैं और लेते हैं पहली कमेंट। तो पहला जो सवाल पूछा है ये है गणेश राय का गणेश, और ये पूछते हैं सर पल्सर 150 को मैंने 2 महीने कंटिन्यू चलाया है, अब मैं 6 महीने के लिए ये बाहर जा रहा हूँ, तो ये बाइक 6 महीने पड़ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ओके, तो गणेश जी पूछना चाहते हैं कि ये 6 महीने से इस गाड़ी को चला रहे हैं, अब 6 महीने के लिए कहीं और आउट ऑफ जा रहे हैं, तो 6 महीने गाड़ी पड़ी रहेगी घर में, ऐसे में गाड़ी में कोई दिक्कत आ सकती है क्या? तो गणेश जी आपके लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जाने से पहले उसका मेंटेनेंस वगैरह इतना अच्छा ना कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने के बाद आपको ये करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद आपको सबसे पहले का ऑयल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में बड़े बड़े ऑयल के ग्रेड खत्म होते रहते हैं और ऐसे में आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। आप नहीं चेंज करोगे तो दिक्कतें आ सकती है। देन फिर छोटी बड़ी जो चीज़ें होती है, जैसे गाड़ी की हवा देख लो, जो भी है, आप चेन लूब अगर नहीं है तो उसे अच्छे से ल्यूब कर लो, धो लो वगैरह, यही छोटी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ऑयल। और पल्सर की बात करें तो भाई पल्सर, बजाज की किसी भी गाड़ी का मेन जो हिस्सा होता है, इंपॉर्टेंट जो होता है वो है ऑयल। अब तभी आपकी गाड़ी अच्छे से चल पाएगी। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है नसरू मुजवार, नसरू जी ये लिखते हैं सर कार्बोरेटर कितने किलोमीटर पे साफ करते हैं? डिपेंड करता है पेट्रोल की क्वालिटी पे, या फिर कभी कभी आपका लंबा राइड अगर हो जाता है, जैसे एक साथ आप 6000-7000 किलोमीटर कंटिन्यू चल रहे हो, मतलब गैप लेके इतना राइड आपका हो जाता है, या फिर कुछ लोग होते हैं जिनका 6 महीने में भी 4000-3000 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो ऐसे में कुछ लोग होते हैं जिनका पेट्रोल जहाँ पे इतना अच्छा नहीं मिलता है, या फिर डस्टी एरिया में, विलेज वाले एरिया में जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है और उसका सीधा सीधा जो संपर्क होता है वो आपके इंजन कार्बोरेटर से आता है, या फिर पेट्रोल टैंक में भी कभी कभार जाते रहता है। ज़्यादा बारिश के दिन अगर है तो कभी कभी पेट्रोल टैंक में थोड़े से पानी के छींटे वगैरह, उसके साथ थोड़ा कचरा वगैरह वो भी जाते रहता है। मतलब ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, ये होता ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और नहीं होता है ऐसा भी नहीं है। मतलब ये 50-50 चांसेस है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। मेन सवाल आपका है कि कार्बोरेटर कितने टाइम बाद क्लीन करना चाहिए। तो देखो ऐसा है कि 6 से 8 हज़ार किलोमीटर के बाद आपको एक बार उसे क्लीन कर लेना चाहिए, लेकिन ये जैसे मैंने कहा डिपेंड करता है, आपके यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा खराब है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है, या फिर पेट्रोल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आप उसे जो है कुछ 2-4 हज़ार किलोमीटर के बाद भी क्लीन कर सकते हो। वैसे अब तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आना है, क्योंकि BS6 से पेट्रोल लगभग सभी जगह पे मिलना शुरू हो चुका है, तो इसका सवाल ही नहीं आता है। एक 6 से 8 हज़ार किलोमीटर के बाद आप उसे क्लीन कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है राहुल सिन्हा, और ये लिखते हैं सर सर्विस वालों ने मेरे फर्स्ट सर्विस पे प्लैटिना एज गियर BS6 में 20W50 इंजन ऑयल डाल दिया है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या सर? मैं 1600 किलोमीटर के बाद इंजन ऑयल चेंज कर दूंगा। एक्चुअली इनका जो सवाल है इसका जवाब मैं कमेंट में ही दे चुका था, लेकिन इस सवाल को यहाँ पे लेने का ये पर्पज़ है कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप सर्विस सेंटर में जाते हो और सर्विस सेंटर वाले जिनके पास पर्टिकुलर उस ग्रेड का ऑयल नहीं होता है और वो दूसरा ऑयल हमें समझा बुझा करके डाल देते हैं, कभी कभार बिना बताए भी डाल देते हैं। देखो बाइक की यही एक हमारी जो कमजोरी होती है कि हम उन्हें कुछ नहीं बोलते। ऐसा बिल्कुल मत करना। जो ग्रेड मैनुअल बुक में लिखा है, जो रिकमेंडेड है, जो गाड़ी को चाहिए वही उसे पिलाना चाहिए, वही उसे खिलाना चाहिए, वही उसमें डालना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो गाड़ी की हालत खराब हो सकती है, हेल्थ बिगड़ सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक मशीन है। 20W50 प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आगे से ध्यान रखना। इसमें नसरू जी ने भी नीचे रिप्लाई दिया है 10W30 ग्रेड का ऑयल ही आपको डालना है। एक्चुअल मैनुअल बुक में भी यही लिखा है। कंपनी चेंज होती है तो चलता है, मतलब जैसे बजाज की है तो वो चलेगा, अपने मोटुल का डाला वो चलेगा। कंपनी इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन ग्रेड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ग्रेड से ही आपका जो भी है ऑयल मैच होना चाहिए मैनुअल बुक के हिसाब से, वही है। अब की बार रहने दो, अगली बार से और बाकी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुन लो। इंजन ऑयल को उसके साथ कभी भी खिलवाड़ मत करना, जो ग्रेड आपके उसमें मैनुअल बुक में लिखा है वही डालना, क्योंकि ये गाड़ी की हेल्थ के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है अपूर्व सरकार, और ये लिखते हैं सर मेरे पास R15 V2 है, उसका बॉडी चेंज करके R15 V3 का बॉडी लगाना चाहता हूँ सर, RTO में कोई प्रॉब्लम
होगा इस प्लीज़ सर बताए। देखो, आप गाड़ी का पूरा बॉडी चेंज करना चाहते हो, प्रॉब्लम तो होगा। आपके नज़दीकी आरटीओ के पास जाके, वहाँ पे उनके ऑफिस पे जाके उनसे पहले परमिशन ले लो। नहीं तो क्या होता है, एक चीज़ बता दूँ, आप पूरी बॉडी ही चेंज कर रहे हो, स्टिकरिंग या फिर रैपरिंग वो बात अलग होती है, वो कुछ हद तक चलता है, कुछ केसेस में चलता है, कुछ केसेस में बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो मेन आपका मुद्दा जो है वो बॉडी से रिलेटेड है। बॉडी नहीं चेंज कर सकते आप, क्योंकि ये लीगली नहीं है। आरटीओ भी आपको शायद ही परमिशन देगा, अदरवाइज परमिशन नहीं भी देगा। किसी भी ऐसी मॉडिफिकेशन जिससे गाड़ी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है, जैसे आपके आरसी में लिखा है, जैसे कि आपका जो आपने खरीदी थी वैसा है, कभी कभी क्राइम हो जाता है कुछ, और वो अलग अलग गाड़ियों पे होता है, तो ऐसे में जो सीसीटीवीज होते हैं या फिर आई विटनेसेस होते हैं, वो उस गाड़ी को नहीं पहचान पाते और आपने मॉडिफाई कर रखा है। मतलब ऐसी केसेस में मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मॉडिफिकेशन इंडिया में बैन है। इसी वजह से कुछ मेजर मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते, जैसे पूरी तरह से कलर चेंज करना हो गया, या फिर आप पूरी तरह से उसका नंबर प्लेट एकदम आड़ा टेढ़ा फॉन्ट में लिखना हो गया, या फिर बड़े बड़े फॉग लैंप्स, अलग अलग तरह के। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, लीगल क्या है, इलीगल क्या है, वो आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। आपका सवाल है कि आप नहीं कर सकते, आपको आरटीओ की परमिशन लेनी पड़ेगी। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है नावेद शेख। नावेद शेख जी लिखते हैं, सर क्या FZS BS4 का माइलेज FZS BS6 से अच्छा है? क्योंकि मैंने सुना है कि BS4 का माइलेज अच्छा है एज़ कम्पेयर टू BS6 के। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज़ करते हो, रास्ते आपके यहाँ के कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा चढ़ान वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आपके यहाँ रहती है, तो कई सारे फैक्टर्स है जो कि माइलेज को डिपेंड करते हैं। मतलब उसके ऊपर माइलेज आपका जो है डिपेंड करता है। बहुत ही अच्छे रास्ते हैं, कंटिन्यू आप 50, 40, 55, 60 किलोमीटर पर चलते रहते हो, तो ऐसे में माइलेज अच्छा मिलता है। कभी कभार सेकंड गियर, थर्ड गियर पे ही गाड़ी चल रही है सिटी में, तो माइलेज कम मिलता है। खराब रास्ते तो भी माइलेज कम मिलता है। कई तरह की कंडीशंस होती है। BS6 में FI लगा हुआ है, और FI यानी कि फ्यूल इंजेक्शन, वो डायरेक्ट पेट्रोल सप्लाई करता है। यहाँ पे माइलेज ज़्यादा मिलता है, 10% इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है माइलेज की। तो BS4 के मुकाबले BS6 में ज़्यादा माइलेज आप कम ही उम्मीद कर सकते हो। मतलब नहीं मिलेगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी किसी केस में, रेयर केसेस में मिल सकता है, शायद ना भी मिले। लेकिन ये आपकी धारणा बहुत ही गलत है कि BS6 का माइलेज कम है और BS4 का माइलेज ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। फिर भी एकाध 100 में से या फिर 1000 में से एकाध रेयर केस मिली तो मुश्किल से मिल भी जाएगी कि BS4 का, वो भी राइडिंग के ऊपर है कि उस बंदे ने अच्छे से गाड़ी मेंटेन रखी है, अच्छे से चलाता है, सिंगल हैंड यूज़ है, तो भाई चलो ये समझ सकते हैं कि उसका माइलेज BS6 के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, वरना ऐसा कतई नहीं है। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है पंकज शाह, और ये लिखते हैं, हेलो सर, आई हैव classic 350 silver color and I want to change the entire color of silver to black, so it is legal to change color without changing in RC? ऐसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये भी लीगल नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी ऐसी आपने जो व्हीकल लिया है, अगर वो आरटीओ को जैसे आपने परचेस किया था, जैसे आपके आरसी में है, जैसे उसकी डिटेल उनके पास है, वही अगर डिटेक्ट नहीं होती है, वही अगर रिपीट, मतलब जब भी जैसे भी आप घुमाओ नहीं दिखती है, जो गाड़ी आपने जैसे ली थी वैसी की वैसी उनको दिखनी चाहिए आरटीओ वालों को। उसमें अगर आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो फिर चलो आप समझो फंस गए। क्योंकि ऐसे, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा, कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियाँ जो होती है आरसी पर कुछ और होती है, उनकी डिटेल्स आरटीओ के पास कुछ और होती है, और उन्हें इतना खतरनाक मॉडिफिकेशन किया जाता है कि वो बिल्कुल पहचान भी नहीं पाते, उनका चेसिस नंबर भी डिटेक्ट नहीं हो पाता है। चेसिस नंबर डालने के बाद या फिर पहचानने के बाद उसका एक्चुअल मॉडल पता नहीं चल पाता है, तो ऐसे में क्राइम्स बढ़ जाते हैं और कई तरह की चीज़ें होती है। मैं इन झमेले में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप इतना समझ लो कि आप अगर ऐसा करना चाहते हो, जैसे आपने कहा कलर चेंज करना चाहते हो, वो भी बिना आरसी के इसमें मेंशन करे हुए, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको आरटीओ की परमिशन लेनी पड़ेगी। एक बार आप आपके आरटीओ नज़दीकी जो आरटीओ ऑफिस है वहाँ पर जाकर पूछ सकते हो। बस इतना ही कह सकता हूँ। बढ़ते हैं आगे, और अगली कमेंट है प्रिया चत्रे, और ये लिखते हैं, नमस्कार भाऊ। ओके, इन्होंने मराठी में लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ मराठी में, मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। नमस्कार भाऊ, दररोज 120-150 किलोमीटर ग्रामीण भागात फिरावे लागते, यासाठी
आरामदायक दणकट हीरो होंडा मध्ये कोणती गाड़ी घेऊ? तो इनका सवाल ऐसा है कि इनको हर रोज 120 से 150 किलोमीटर विलेज वाले रास्तों पे चलना होता है और इसके लिए उन्हें एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए, उसमें भी इनको हीरो और होंडा में ही चाहिए, या हीरो की या फिर होंडा की। तो यहाँ पे नाम जो लिखा है आपने प्रिया चत्रे, अगर आप एक लेडीज़ है तो मैं आपके लिए एक्सेस 125 सजेस्ट करूँगा, या फिर जुपिटर भी आप ले सकते हो। अगर आप जेंट्स है, यहाँ पे नाम से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जेंट्स है तो आप अच्छे सस्पेंशंस तो 100 एंड 110 सीसी सेगमेंट में प्लैटिना के अच्छे मिलते हैं, सिटी 100 के अच्छे मिलते हैं, विक्टर के अच्छे मिलते हैं, ये तो अलग हो गया जैसे आपने कहा। हीरो की दनकट और मजबूत गाड़ी जो आपने, दनकट मराठी शब्द है, मजबूत गाड़ी जो है वो स्प्लेंडर है, आप उसे ले सकते हो। ग्लैमर एक अच्छी गाड़ी है, उसके बाद 125 सीसी में ही सुपर स्प्लेंडर है। आप बाकी दोनों ऑप्शंस स्किप करके सीधा सुपर स्प्लेंडर की ओर भी बढ़ सकते हो। ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मजबूत है, और बहुत सारे किसान जो भाई होते हैं वो इसी को यूज़ करते हैं, तो आप उसे ले सकते हो। होंडा में मेरी नज़र में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है, एक शाइन है, लेकिन ये BS6 में आने के बाद कुछ रिव्यूज़ जो हम तक पहुँचे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं विलेज वाले रास्तों से लेकर, तो मैं आपको सुपर स्प्लेंडर सजेस्ट करूँगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए ऐसा लगता है, तो जी हाँ, ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।